तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th चैप्टर, कक्षा 7 की हिस्ट्री का 4th चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवं कक्षा 7 की हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, 4th चैप्टर चल रहा है एवं कक्षा 6 की हिस्ट्री संपूर्ण हो चुकी है। पूरी हिस्ट्री हो चुकी है कक्षा 6 की और 7 की चल रही है, जिसका 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है। 6 to 8 एनसीईआरटी संपूर्ण कराई जा रही है इस चैनल पर। तो 6 की हो चुकी है, 7 की चल रही है हिस्ट्री। 6 to 8 एनसीईआरटी चल रही है ना, और ज्योग्राफी पहले हो चुकी है। और ज्योग्राफी में जो आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत पहले करवाई थी, तो वो बाद में करवा दी जाएगी। अभी हिस्ट्री चल रही है जो 6 to 8 की, और जल्दी जल्दी आपकी डेली हो जाएगी अगर आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, देखो सब लोग। अगर कम देखोगे तो फिर उस प्रकार से जल्दी नहीं हो पाएगी। तो थ्योरी चल रही है एनसीईआरटी की, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। जो सीटेट पेपर 2 है ना, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जिसका सोशल साइंस है, जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो उसका सीटेट पेपर 2 लगवाया जा रहा है, जिसमें सीटेट, एचटेट, यूपीटेट इन सब का है। पूरा तीनों के ही वो पेपर है, जो बुक है वो तीनों के लिए मतलब कंफर्टेबल है, क्योंकि यूपीटेट, एचटेट, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस है जिसका, वो जरूर ज्वाइन कर सकता। प्ले लिस्ट बना दी गई है, हर हफ्ते में 2 पेपर आते हैं, तो आप सभी लगा सकते हो। क्योंकि जो थ्योरी पढ़ेगा 6 to 8 की, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाएगा या क्वेश्चन पेपर साथ में लगाएगा, तो उसको ये रियलाइज होगा कि वो कितना पढ़ पा रहा, कितना इससे थ्योरी से क्वेश्चन आंसर आ रहा है। और ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम थ्योरी भी पढ़ते जाएं, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाते जाएं, तो सही रहता है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होता है। एक 1.5 घंटे की कभी क्लास होती है और कभी 1 घंटे की, और बाकी 40 मिनट तक की ये क्लास हो जाती है थ्योरी वाली। तो ज़्यादा घंटों की बनाते भी नहीं कि आपको दिक्कत हो कि ज़्यादा पढ़ते बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी इस चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। जो नए आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो आपको कोई भी अपडेट जाएगी तो आप उसको पा पाओगे, आप अटेंड कर पाओगे क्लास, इसलिए। और जो पुराने हैं वो अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा कमेंट हमारा दिन बनाता है और हमें क्लास में उत्साहित करता पढ़ाने के लिए आपको। तो आप सभी को ये सब दिया जा रहा है यहाँ, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी लगाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कहीं मत भटको और बढ़िया आराम से पढ़ाई करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज की। मुगल साम्राज्य, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मुगल साम्राज्य। 4th चैप्टर में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं से आए या ना आए, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपका पूरा नहीं देखते हो, पूरा ही देखोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पूरा देखो, कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको नंबर लाना है, पास होना है, तो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर को। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, मतलब ऐसा महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं थीं कि शासन कर पाना अत्यंत कठिन था उस टाइम। पहले मध्यकाल था, तब उपमहाद्वीप में जैसे बड़े क्षेत्र थे, वहाँ पर लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो चुकी थी, तो शासन करना वहाँ अत्यंत कठिन हो गया था। तो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की, और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटे अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। फिर है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा ने अपना विस्तार किस सदी में शुरू किया, मतलब किस सदी में शुरू किया? तो हमारा क्या है, 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार
कर लिया गया। मतलब तब शुरू भी नहीं, सॉरी 16वीं सदी की 16वीं सदी में शुरू किया था, दिल्ली और आगरा से विस्तार शुरू हुआ था। फिर आगे 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। एक ऐसी पहले उन्होंने विस्तार इस प्रकार की राजनीतिक धरोहर बना दी थी दिल्ली व आगरा में, इस प्रकार की 16वीं सदी से शुरू की थी। तो इस प्रकार की बना दी थी कि कोई भी इससे अछूता नहीं रह सका। आज भी लोग उसका यूज कर रहे हैं इस प्रकार से। और दोस्तों इस प्रकार अभी थोड़ी वो हो रही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा अभी पार्ट आगे, तो आप पढ़ते जाइए। क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ लोगे ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। प्रीवियस ईयर की पेपर लगाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था उसमें, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर सही लगा के आओगे। क्योंकि जो थ्योरी में दिए गए हैं ना वो ही बिल्कुल आते हैं उसमें। सीटेट पेपर 2, यूपीटेट, एचटेट जो भी है, सीटेट पेपर तो बिल्कुल पक्का उसी में से उठा के देते हैं। एनसीईआरटी और सभी का देखो पता है, एनसीईआरटी एक बेस है, और जो एनसीईआरटी क्लियर कर लेगा तो उसका पक्का सिलेक्शन, क्योंकि बेस उसका अच्छा बन जाएगा। तो उसकी पकड़ जब हो जाती ना कोई भी चैप्टर या किसी भी चीज़ में, तो अब वो कैसे नहीं आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और अच्छे से पूरी चैप्टर कर लिए तो चलो फिर आगे देखते हैं हम अपना। तो प्रशासन के ढांचे तथा शासन जो विचार लागू किए वे राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। राज्य का जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा क्या कि शताब्दी में क्या हुआ, 17वीं महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के कारण, मतलब पतन के बाद भी टिके रहे। उनका पतन हो चुका राज्यों का, साम्राज्यों का, फिर भी जो उनके विचार थे ना वो टिके रहे। पतन हो गया फिर भी। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री, आज जो हमारे भारत के पीएम है ना नरेंद्र मोदी, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपको पता होगा ना, और जिसको नहीं है मैं यहाँ बता रही हूँ कि जो ये पिछली धरोहर है ना आज भी उन्हें यूज किया जा रहा है। तो इसलिए कहा है कि राज्यों का पतन, मतलब साम्राज्यों का पतन होने के बाद भी उन्हें अछूता नहीं रख सके। उनको छूना मतलब उनके पास कार्य करना जरूरी है आज भी। तो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री ना, आज भी वो स्वतंत्रता दिवस आता ना जब, तो मुगल शासकों के उस निवास स्थान पर जहाँ लाल किले, आपको पता होगा, जिसको नहीं हो तो दिल्ली के लाल किले में, वैसे भी पता होगा, दिल्ली के लाल किले में आज भी वो अपने भाषण देते हैं। वहाँ पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं और भाषण अपने देते हैं। सोचो, तो उसको यूज किया जाता है आज भी इस प्रकार से। देखो अपना लाल किला अच्छे से देख लो, ये रहा इस प्रकार से, ये बाउंड्रीज है, अंदर किला पूरा है। और देखो यहाँ पर देते हैं मोदी जी भाषण, यहाँ पर प्राचार्य देते हैं मोदी जी जो है, यहाँ पर देते हैं। यहाँ टेबल लगी रहती है, यहाँ सभाएं बैठी रहती हैं, यहाँ पर भाषण देती हैं वो। तो यहाँ चित्र सहित है पूरी एनसीईआरटी, चित्र सहित पढ़ाई जाती है, उसमें सारा मैपिंग सब कुछ द्वारा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और मुगल कौन थे, तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। जो मुगल थे ना, तो वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, माता की ओर से मुगल शासक कौन थे, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। जो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चंगेज खान के उत्तराधिकारी के थे, जो वो चीन और एशिया पर राज करता था। तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक थे। तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। किसके, तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूजन हो। तो क्योंकि जो मुगल दो महान शासक थे ना, मुगल के दो महान शासक थे, वो वंशों के वंशज थे। तो बताएं कैसे, कि माता की ओर से मंगोल शासक कौन था, चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया में राज करता था। तो उसकी ओर से थे कौन थे, उत्तराधिकारी, ठीक है, एक मुगल शासक हो गए। पिता की ओर से कौन थे, ईरान व इराक और वर्तमान तुर्की के शासन करते थे कौन, तैमूर। तो तैमूर के वंशज होते थे। माता की ओर से
माता की ओर से चंगेज खान मंगोल शासक, यानी माता की ओर से मंगोल शासक, पिता की ओर से तैमूर शासक। तो इस प्रकार से होते थे दोनों की ओर से। फिर है कि परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल शासक दोनों की तरफ से थे, माता की पिता की चंगेज खानी यानी तैमूर की से, तो वो जो माता की ओर से मंगोल का शासक था ना, जो मंगोल शासक है माता की ओर से, इसको कहलवाना मुगल पसंद नहीं करते थे अपने आप को। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान है ना जो माता की तरफ से, ये जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। वो व्यक्तियों पर नरसंहार करता था, तो उनको पसंद नहीं था कि उनकी तरफ से वो मुगल शासक मंगोल शासक की तरफ से कहलाए, तो वो नहीं थी। फिर यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रति योगियों उपभोगों से भी संबंधित थी। फिर दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। मुगल के बारे में ये जानकारी दी जा रही, जो दो महान शासक थे उनसे कैसे रिलेटेड आए, क्योंकि माता से वो रिलेटेड नहीं होना चाहते थे मुगल शासक से, और तैमूर वंशज से होना चाहते थे। वो गर्व भी महसूस करते थे, जो तैमूर शासक है ना उससे गर्व भी महसूस करते थे। ज़्यादा इसलिए गर्व करते थे, उनके इस महान पूर्वज ने, जो तैमूर वंशज है ना मुगल के तैमूर वंशज, उसने 1398 दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्व करते थे अपने तैमूर वंशज पे। ठीक है, वो मंगोल पे इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो नरसंहार करता था, माता की ओर से था, पिता की ओर को वो सपोर्ट करते थे। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि बाद में मैं पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी भी सुनिए और आप भी देखते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए। जिसको बना पाए तो वो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि एफोर्ट नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं, आपको एग्ज़ाम निकालना है या नहीं, क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं उसमें। आपको ज़रूर, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि पढ़ा भी इसीलिए रहे हैं। और जी एनसीईआरटी का बेसिक है, जो एक भी चैप्टर नहीं छूट रहा, सारे पढ़ा रहे हैं और सारे पढ़ाएंगे। वो मतलब बीच में भी एक भी पेज नहीं, एक भी अक्षर भी नहीं, एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा, सारे करवा रहे हैं। इसलिए आपको बोरिंग हो या कुछ भी पढ़े हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तैमूर उनके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र था। जो तैमूर है ना उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र था। जो मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र है। देखो ये क्यों बता रहे हैं, जैसे ये मध्य में क्या तैमूर, वो उसका दाईं ओर ये हुआ, तो ये कौन हुआ, तैमूर का पुत्र। तैमूर का दाहिने ओर पुत्र मीरन शाह। ये हो गए कौन, तैमूर। ये होगा पुत्र कौन, मीरन शाह, दाईं ओर। फिर जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, जो प्रथम मुगल सम्राट था ना, वो बाबर का लकड़दादा था। कौन था, बाबर का लकड़दादा था। तो लकड़दादा था। तो उसके बाद अबू सैद बाबा के दादा थे। अबू सैद है ना जो बाबर के दादा थे। तैमूर की बाईं ओर जो तैमूर बैठा ना, ये तैमूर ही बैठा। तैमूर की बाईं ओर कौन था, बाईं ओर था सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। ये कौन है, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। फिर है बाबर के परदादा, ये हैं कौन, बाबर के परदादा। और उमर शेख बाबर के पिता हैं, जो तैमूर की दाहिने ओर हैं, ये उमर शेख रहे। फिर हैं दाहिने ओर तीसरे और चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। जैसे तीसरे चौथे और ये तीनों कितने हुए, बाबर और अकबर और तीसरे चौथे, इस प्रकार से बाबर, अकबर, शाहजहां, ये तीनों हो गए यहाँ पर। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। इस प्रकार से ये विवरण बताया गया है कि ये लोग ऐसे बैठे थे, सभी जो वंशज है ना सारे इस प्रकार से लगे थे लाइन से। ये तैमूर है जिसका साथ मुगलों ने दिया था। मतलब तैमूर वंशज है ना, पिता की साइड से जो तैमूर वंशज, उनका वो नाम अपने आप को लिया था उन्होंने मुगल सम्राट। और जो माता की ओर से था ना मंगोल वंशज, वो नहीं लिया था। तो इस प्रकार से ये बैठ के बताया गया है सभी की साथ में फोटो जो है। फिर आगे चलते हैं, मुगल सैन्य अभियान। जो मुगल सैन्य अभियान चलता था ना, तो इस प्रकार से चलता था। ये मुगल देखो, इस पर शासक बैठ के जा रहे हैं, साथ में ये सैनिक जा रहे हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर कौन है ना,
देखो अब डिटेल से पढ़ाया जा रहा है आपको कि पहले कौन आया, फिर कौन शासक आया, फिर कौन, तो इसी रिलेटेड होता है। तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है और हर चैप्टर लेना है और डेली क्लासेस लेना है। और जो पिछली प्ले लिस्ट बना दी गई तो आप जाकर उसमें प्ले लिस्ट देख लीजिएगा और पढ़िए। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक रहा। कौन? मुगल बाबर है ना, जो प्रथम शासक है, कौन? बाबर, जो 1526 से 1530 तक रहा, जिसने जब 1494 फरघना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जो बाबर है ना, 1494 में फरघना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो वह तब कितना था? तो तब था वह 12 वर्ष की उम्र का था। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उसको, बाबर को, मंगोलों की दूसरी शाखा के कारण उज़्बेकों आक्रमण, बताया नहीं था मंगोल शासक नरसंहार थे इस प्रकार से, तो उसको पैतृक पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर अनेक सालों तक भटकने के बाद 1504 में किस पर? काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि काबुल पर कब्जा किसने किया? तो बाबर ने। और काबुल पर कब्जा कौन सी सन में किया? तो 1504 में किया। एवं 1526 में दिल्ली के सुल्तान कौन बने? तो 1597 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर बन गए थे। फिर 1526 में पानीपत का युद्ध किन किन के बीच हुआ, ये भी आता है। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1526 का पानीपत युद्ध, ठीक है, जिसमें बाबर ने हरा दिया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो आप इस डिटेल्स को बहुत अच्छे से अचीव कीजिएगा दोस्तों। बाद में नहीं, आपको देखो बताऊं कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इसको मत खोइएगा, अच्छे से ध्यान में रखिए। और ये भी सैन्य शक्ति है, इस प्रकार से युद्ध में सभी प्रयोग किया करते थे, जो भी पहले तोप खाने जो भी बनाए जाते थे। फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल्स में घुसना भी नहीं, डिटेल्स में जा रहे हैं पर जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वही तो पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ते जाएंगे। तो फिर है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्री के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। फिर है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। देखो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं चित्र के द्वारा कि जब 16वीं शताब्दी चल रही थी ना, तब युद्ध में तोप एवं गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? तो बाबर ने किया था पानीपत के युद्ध में पहली बार उपयोग, तोप एवं गोलाबारी में इन सभी का उपयोग किया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 1926 में, और बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं कि अब तालिका इसमें सारे पूरे डिटेल से दिए गए कि कौन सन में आया, फिर उसने क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार से गया, किस प्रकार से रहा। तो आप इन सभी को डिटेल्स में पढ़िए और अच्छे से अब अच्छे से बिल्कुल आंखें खोल के बैठ जाइए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर टाइप के पढ़ रहे हैं हम अभी। चलो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन में आ ही जाता है हमारे, तो इसलिए पढ़ो। प्रमुख अभियान एवं घटनाएं किस प्रकार हुई? ये है हमारे कौन से? बाबर। अच्छे से देख लीजिए अपने बाबर जी को। तो बाबर 1526 से 1530 तक रहे। मैं पहले भी बता चुकी इनके बारे में। जो हमारे पहले मुगल शासक हैं ना, बाबर, मुगल सम्राट हैं जो पहले हमारे, तो वो है कौन? बाबर। और जो कि कब तक रहे? 1526 से 1530 तक। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, चलो देखते हैं। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जो कि बाबर जीत गया। फिर 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। खानवा के युद्ध में तो 1527 में हराया, ठीक है, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को। ठीक है, फिर है
कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। कब? 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। फिर है अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो आपने ये 4 लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका नज़रिया मुझे पता नहीं कि क्या है, इस प्रकार से आप पढ़िए तो बहुत ज़रूरी है मेरे नज़रिए से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हुमायूं कब तक रहा? बाबर हो गया, फिर उसके बाद आए कौन? हुमायूं। जो हुमायूं रहे 1530 से 1540, एवं फिर वो 1555 में आए और 1556 तक रहे। इस प्रकार से रहे, बीच में गैप था। वो पहले तो रहे कब? 1500, जो उनके कारनामे थे वो बता रहे हैं ना, सब कारनामे क्या करे कब करे। तो 1530 से 1540 तक करे, बीच में कोई और अटवक होगा। फिर 1555 से 56 तक, ठीक है। फिर हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। तो उसके मिर्जा उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रांतियों के सामने फीका पड़ गया, और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। किसको? हुमायूं को शेर खान ने हराया। कितनी बार? 2 बार। तो 1539 में चौसा में, और 1540 में कन्नौज में, 1539 में चौसा में, और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। कर दिया। तो किसको? हुमायूं को, ठीक है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। किसने? हुमायूं ने मदद लेके पुनः से दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1555 में। परंतु उसे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको इस प्रकार से बताया था कि 1555 से 56 भी। तो 1555 में उसने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई पुनः अगले ही वर्ष। इधर लिखा ना अगले ही वर्ष। तो ये रहा हमारा दिल्ली का, जिस पर उसने कब्जा किया, यही है उसका एक। फिर आते हैं कौन? हमारे अकबर। जो अकबर महान सम्राट कहलाए वो आ गए। अब चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, अकबर जी के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अकबर से, तो इसलिए अच्छे ध्यान से पढ़ना। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर क्या बना? सम्राट। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्पायु में उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। किसके? सम्राट अकबर की शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। और जल्दी जल्दी पढ़ाई दोस्तों, क्योंकि बहुत पार्ट है, छोटा सा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कहूँगी, क्योंकि धीरे धीरे से कुछ नहीं हुआ। सुनना तो है, अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए और लिखिए, नोट्स बनाइए। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से सुसंत हो गया। और उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया अकबर ने। फिर 1561 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़, और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया अकबर ने। फिर दूसरा अवधि है क्या कि 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार और बिहार और बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 1580 एवं में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, ठीक है, और जटिल बना दिया इस अभियान को। फिर है 1585 से 1505 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सिपाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियान की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और क्या अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की माता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण
लड़खड़ाई, यही सलीम आगे चलकर सम्राट क्या बना, जहांगीर, सम्राट जहांगीर बना। इस प्रकार से हमारे ये रहे कौन, अकबर सम्राट, ठीक है, जिनके बारे में बहुत गाथाएं सुनी एवं कहानियाँ सुनी और स्टोरीज सुनी, एवं कि उस पर टीवी सीरियल पे उनका एक नाटक भी, शो भी आया अकबर के बारे में। पे है जहांगीर, कहाँ है, क्या है, जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं हम। हमारे ये रहे जहांगीर। तो जहांगीर कब आए, 1605 से 1627 तक आए। जहांगीर आए 1605 से 1627 तक। अकबर थे अपने 1556 से 1605 तक। अब आ गए कौन, जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं अब हम डिटेल से। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदानगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए जहांगीर के। फिर जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी कौन है, अच्छे से याद रखना, नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। तो एक बात सुनो पहले, जो हमारे जहांगीर है उनके बचपन का क्या नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम था जहांगीर के बचपन का नाम, सलीम था। एवं शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। अभी मैंने यही बताया ना कि शाहजहां के नाम, बचपन का नाम था खुर्रम। तो अब चलो हम शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है। तो जहांगीर के बचपन का नाम है दोस्तों सलीम, एवं शाहजहां के बचपन का नाम है क्या, खुर्रम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं शाहजहां खुर्रम के बारे में। तो 1627 से 1658 तक रहे खुर्रम, 1627 से 58 तक, ठीक है। फिर है दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अबे भी दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी थे, ठीक है। फिर अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सिफारसों के हाथ चल रहा था। तो 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, एवं बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो कैद किसे, कौन से सम्राट को कर दिया गया था, तो शाहजहां को कर दिया गया था, ठीक है। फिर है औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। हमारे लास्ट शासक है औरंगजेब। तो हमारे शुरू होते हैं किससे, बाबर से, और लास्ट होते हैं औरंगजेब से। तो 1658 से 1607 तक कौन है, औरंगजेब। 1658 से 1607 तक है औरंगजेब। तो 1600 ये रहे हमारे औरंगजेब, ठीक है। फिर है 1663 में उत्तर पूर्व में अमोहों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। जो मारवाड़ के राठौर थे राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी का आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को सुसंत शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने क्या कहाँ पढ़े थे हम, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वह सिफाविद ईरान भाग गया। ठीक है। फिर है
अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के, वो अकबर नहीं जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरे अकबर हैं राजकुमार, तो औरंगजेब के दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान प्रारंभ स्वयं किया और औरंगजेब के उत्तर भारत में सिख, जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व के अहोमों और दक्कन में मराठों और विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो ये है अकबर का शासनकाल। 1605 से 1556 से शुरू हुआ था और 1605 तक चला था। तो ये हमारा अकबर का शासनकाल कश्मीर तक चला था, यहाँ ऊपर कश्मीर तक, यहाँ चित्तौड़ तक, रणथंभौर तक, मालवा तक, इधर बंगाल, पटना, इतने सारे क्षेत्र में चला था किसों का, अकबर का शासनकाल। उस कार में देखो मैपिंग के द्वारा आपको समझ आ रही होगी कि इस क्षेत्र में चला था किसका, अकबर का उस टाइम पे शासनकाल। फिर है आगे हमारे उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। तो राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां देखते हैं पहले। तो जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। फिर आगे देखते हैं हम कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। बड़ा पुत्र उसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जैसे कि रंगीन उद्धारों को पुत्रों को समस्त विभाजन कर दिया जाता था, क्योंकि बड़े पुत्र को मिलता था उत्तराधिकारी। ठीक है। फिर मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने को इनकार कर दिया। स्वीकार करने से जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वच्छता से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जैसे कि जो मुगल सम्राट थे ना, उन्होंने बहुत शक्तिशाली बन गए थे मुगल सम्राट एक वक्त पे। तो शक्तिशाली बनने के कारण जो राजपूत लोग थे ना, तो उन्होंने अपने उनसे रिश्ता रख लिया और उनके पास अपनी जैसे कि बेटियों का विवाह कर दिया, रिश्ते बना लिए, तो उच्च पद भी उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अब हम अपने चैप्टर में। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। सबने कर ली, पर मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वह लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। फिर है आगे हमारे कि इस प्रकार से इनकार करते रहे, पराजित हो रही, लड़ते रहे, दोनों आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं कि मुगल बोल रहे थे कि हमारी सत्ता को स्वीकार करो, इनकार मत करो, पर इनकार कर रहे थे तो लड़ाइयाँ चल रही थी। डिटेल्स में क्यों जाए, हम यहाँ देखते हैं कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए, जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया। तो इस अपमान का परिणाम क्या हुआ, तो अपमान कर दिया तो बहुत बड़ा परिणाम हुआ। मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ रहे हम आज। अब तो मनसबदार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी पढ़िए। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी के थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह और मनसबदार कहलाए। इस प्रकार से शामिल किया और आने वाले जो मुगल सेवा में और लोग आए वो नौकरशाह और क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है। कैसे, तो मनसबदार शब्द का उपयोग जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी
जिसके जरिए पद वेतन जिसके जरिए पद वेतन एवं सैन्य उत्तराधित्य निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर था। पद एवं जो वेतन मिलती थी ना, उसका उनकी जातों की संख्या पर किया जाता था, यानी कास्ट होता ना, उसकी संख्या पर निर्भर था। तो कास्ट की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही बढ़ जाता था। जैसे कास्ट होती है शर्मा, पंडित, इस प्रकार से, जैसे ज़्यादा शर्मा है, ज़्यादा पंडित है, ज़्यादा जो भी है, तो उनके हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ जाती थी, या वेतन या पद इस प्रकार से बढ़ जाती थी। फिर है जो सैन्य उत्तराधित्य मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। जैसे कि 5,000 कास्ट वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जितनी जात मतलब जितनी कास्ट जितनी ज़्यादा होगी, उस प्रकार से उन्हें दर्जा मिलते थे। दर्जा और सैलरी यानी वेतन भी मिलती थी। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते, आप दग जानते हो, दग ऐसे होते कि कुछ अलग ही प्रकार से होते हैं, वो जलाया जाता है, तो दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। फिर मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु आगे चलते हैं, मनसबदार के बारे में देखते हैं। देखो इस प्रकार से दगवाते थे, इस प्रकार से ये सैनिक जा रहा, चारों सैनिक जा रहा है, सम्राट जा रहा, इनको घोड़ों को अपने दगवाते थे। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, बस, और कुछ नहीं। और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। सम्राट। फिर अकबर के शासनकाल में उन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो औरंगजेब है ना, वो बहुत बेकार ही सम्राट था, मतलब अत्याचारी सम्राट था। जो कौन है? औरंगजेब। तो उसके औरंगजेब के आते मनसबदार जो भी पद थे उनमें कमी आने लगी एवं सभी को बहुत कम वेतन दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से उसमें कमी आ गई थी। तो फिर अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने क्या किया, इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। होगा ही, अब जब तुम संभाल नहीं पाओगे सम्राट, तो मुसीबतों को सामना तो झेलना ही पड़ेगा, जरूरत है। जब्त और जमींदार किस प्रकार से थे? जब्त और जमींदार देखो इस प्रकार से थे कि इधर ये रिश्वत देते हुए, ये सबसे ऊपर वाला चित्र है, जो रिश्वत देते हुए था, जो रिश्वत दे रहे, ठीक है। और फिर इधर है क्या कि गरीबों, छोटे पदों के यानी छोटे जो कास्ट वालों पर ये पिटाई अत्याचार हो रहा है, ये रिश्वत देते हुए। इस प्रकार से औरंगजेब के समय अच्छा नहीं चल रहा था कुछ सम्राट, इस प्रकार से था। आगे चलते हैं हम। अकबर के राजस्व मंत्री, अकबर के कौन? राजस्व प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार की एवं कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। संपूर्ण महत्वपूर्ण है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो वो थे क्या? टोडरमल। ये ज़्यादा पेपर में आता है कि अकबर की मतलब कृषि संभालने वाले कौन थे, अकबर का जो कृषि सर्वेक्षण है वो कौन किया करते थे, तो वो टोडरमल किया करते थे, जो 1570 से 1580 तक किया करते थे। तो इस प्रकार से इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। फिर है इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या? इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था एवं जो किसानी खेती की व्यवस्था थी उसको। फिर है कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थी कि मुगल प्रशासकों
द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थापत्य को चुनौती दी। तो आगे चलते चलते ऐसे किसान भी आ गए थे कि उनमें शक्ति इतनी थी कि वो जो अत्याचारी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, करवा लेते, तो उन पर भी वो चुनौती दिया करते थे कि हम नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, आपके नहीं बनेंगे गुलाम, इस प्रकार से। फिर है अकबरनामा और आईने अकबरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो इस प्रकार से है कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये है अकबर हमारे, ये कौन है, अबुल फजल। तो अबुल फजल दे रहे हैं इनको अकबरनामा, तो ये अकबर ले रहे। तो इस प्रकार की ये चित्र इसलिए दर्शाया गया है। चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वह उसके शासनकाल का जो अबुल फजल दरबारी थी ना, तो दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व सांख्यिकीय विवरण। फिर है हमारा, तो आपने देख लिया कि अकबरनामा किस प्रकार से, कि अकबर को दिया था अबुल फजल से, क्योंकि अकबर ने अबुल फजल से अपने इतिहास के बारे में लिखवाया था। फिर अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र, तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इनका विस्तृत अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है, क्योंकि अबुल फजल ने लिखवाया था अकबरनामा, इस प्रकार से क्योंकि अकबर ने लिखवाया था। फिर अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंट गया एवं जिन्हें सूबा कहा जाता था। तो अबुल फजल जिन्होंने लिखा था इतिहास अकबरनामा, तो उनके अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंट गया, तो उसे क्या कहा गया, सूबों में बंट गया, कई प्रांत यानी सूबों कहा गया। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। जो सूबों के प्रशासक होते थे वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो कि दीवान कहलाता था। मुख्य कंप्यूटर दीवान कौन कहलाता था, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरी का सहयोग प्राप्त था एवं जैसे ही वे बख्शी, सैनिक, वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल, नगर पुलिस अधिकारी का काम करने लगे। फिर जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव किस प्रकार पड़ा। कितना है हमारा चैप्टर, अभी बस थोड़ा ही बचा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ा बड़ा चैप्टर था क्योंकि पूरा पढ़ा रहे हैं हम डिटेल्स, क्योंकि इसलिए पढ़ा है, देखो हमारा डिटेल से पूरा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, इसलिए पूरा ही कर लेते। कहाँ पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं कहाँ समझ रहे थे हम पाठ को। तो यहाँ पढ़ना था हमें कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। जो जहांगीर था ना, उनसे विवाह किसने किया, मेहरुन्निसा ने 1611 में, और उससे नूरजहां का खिताब मिला। उसे नूरजहां का खिताब भी मिल गया मेहरुन्निसा को। फिर नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनसे एक और उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ था। अब जैसे सिक्का है तो एक साइड जड़ा था, जैसे जहांगीर का बारे में लिखा था चांदी के सिक्के पे, और दूसरे साइड नूरजहां बेगम के बारे में लिखा था। ठीक है। फिर है बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश, फरमान है। इसमें एक फरमान है जो कि चौकोर मोहर बताती है। देखो ये फरमान है नूरजहां द्वारा जो चौकोर है, और ये है सिक्का किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा।
ये सिक्का है जहांगीर के द्वारा, ये सिक्का है नूरजहां के द्वारा जारी किया गया। फिर है उद्दांत और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश मिला उसको गुलमोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी विभवशाली बन गई। और हम कामना करते हैं कि ये मतलब जहांगीर ने बोला था कि हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदशाह इस युग को सर्वोत्तम महिला बने, ये सब चाहते थे। नूरजहां का फरमान है ये, यह फरमान नूरजहां का ये क्या है फरमान। फिर इस प्रकार से लिखी थी फरमान पे, ठीक है, जो समझ सका। फिर है अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने सुसंत ताने बाने बुन लिए थे और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। फिर आगे 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, 1570 में अकबर कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। तो उसने उलेमा ब्राह्मणों जेसुइट पादरियों जो रोमन के कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू हुई। ये चर्चा इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मान्यता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल सर्वत्र शांति के लिए विचार की ओर ले गए। तो सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र, एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। किस पर? न्याय और शांति पर बल था। देखो इस प्रकार से इबादत खाना अकबर का ये रहा, इबादत खाना जिसमें धर्मों पर चर्चा की गई थी। ये है अकबर, ये है इबादत खाने में लोग बैठे हुए, तो इनके बारे में इबादत खाने में धर्म के बारे में चर्चा की गई थी। फिर है आगे अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। फिर है आगे सुलह कुल के बारे में पढ़े। अकबर की सुलह कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और मसूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। फिर आगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, जो भी हम पढ़ा देंगे। तो मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम में वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट सेवक स्वयं की संता शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। और फिर हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया मुगलों ने। फिर यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, यथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और इनके पहचान बना ली थी। फिर आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो नहीं है, फिर इतना सा पढ़ लेते हैं। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और
इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिल यच 1530 से 1584 जो इवान दी टेरिबल का नाम से कुख्यात थी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ नहीं आ रही हुई भाषा, क्योंकि भाषा थोड़ी ऐसी ही दी गई है, तो आप भी एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इस भाषा को, और मैंने भी पढ़ के आपको बता दी है। और फिर आते हैं आपके पूरे पाठ के बाद क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रहते हैं तो वो आपको करने होते हैं, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा कि किसका किससे इसमें मिलाने हैं हमें जोड़ियाँ, कि किसकी किससे मिल रही। तो इनमें से कितनी है, कितनी है, 6, ये है 6 क्वेश्चन, तो मतलब क्वेश्चन ही समझ लो। तो इनमें से 2 बताऊंगी मैं और 4 आप करके बताओगे कमेंट में कि मैंने इतना क्वेश्चन किया है। तो पहला का है हमारा क्या, पद। पहले का माना जाता था मनसबों को पद मिलता था, तो पहले का है हमारा पद। और दूसरे है क्या, एक और बताऊंगी मैं, पहले का पद और नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की। तो 2 मैंने बता दिए, बाकी सब आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर ये है। पूरा आपको चैप्टर थ्योरी शायद करा दिया, आपको बता दिया। और आपको बता दें कि 6 to 8 NCERT संपूर्ण कराई जा रही है। और चैनल को चेकआउट करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें नए वाले, और पुराने वालों को थैंक यू, उन्होंने तो कर ही लिया होगा, तो नए कर लें जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास। और प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं जिससे आप हर अपडेट आपको मिल सके और हर क्लासेस आप ले सको। एवं प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। आगे की क्लास के लिए इंतज़ार करिए, आगे की क्लास आगे दी जाएगी। और थैंक यू सो मच।